हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी बुक कीपिंग। और जैसे मैंने आपको कहा था अपनी आखिरी क्लास के अंदर कि हम 5 टर्मिनोलॉजी को वहाँ पर हमने कवर किया था और मैंने कहा था कि रिमेनिंग टर्मिनोलॉजी और बाकी के प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट हम यहाँ पर सेकेंड क्लास में करेंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रिमेनिंग टर्मिनोलॉजीज एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो हम आज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और टर्मिनोलॉजी को कवर करेंगे। सो आखिरी क्लास में हमने 5 टर्मिनोलॉजी कवर की थी। छठी टर्मिनोलॉजी को आज हम कवर करते हैं, दैट इज ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कैपिटल का मतलब होता है जब भी कोई भी ओनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। अगर ओनर वही पैसा बिजनेस से निकाल ले, वापस अपनी जेब में डाल ले, तो उसे क्या बोलेंगे हम? ड्राइंग्स। तो कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट करना बिजनेस के अंदर इज कैपिटल, और अमाउंट विड्रॉ करना बिजनेस से बाय द प्रोप्राइटर, बाय द ओनर इज नोन एज ड्राइंग। 7 टर्म है हमारे दोस्त, गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। सिंपल शब्दों में कहूँ, जो भी सामान हम बिजनेस के अंदर बेचते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके गुड्स। कुछ भी आप जिस चीज के अंदर भी आप डील करना चाह रहे हैं, अगर आप साबुन बना रहे हैं तो साबुन आपके लिए क्या हो गई? गुड्स हो गई। तो फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड क्या कहलाया है हमारा? गुड्स। इससे अगला टर्मिनोलॉजी हमारा है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? हर एक चीज का एक पीरियड होता है। कैसे पता लगाएंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, कब तक? तो हमें एक पीरियड डिफाइन करना पड़ेगा। पीरियड बेसिकली 2 होते हैं। इंडिया में जो पीरियड फॉलो होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। हमारे पास एक कैलेंडर ईयर भी है जिसे हम जैन टू दिसंबर बोलते हैं। सो नॉर्मली इंडिया के अंदर अप्रैल टू मार्च होता है, और बहुत कम कंट्रीज के अंदर अप्रैल टू मार्च वाला पीरियड फॉलो होता है। मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर जैन टू दिसंबर वाला पीरियड फॉलो होता है। तो हम जैन टू फेब और अप्रैल से लेकर मार्च तक, इंडिया के अंदर हम अप्रैल से मार्च तक फॉलो करते हैं। तो एक ना एक अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए जिसके अंदर हम अपने क्या कर सकते हैं? फाइनेंशियल तैयार कर सकते हैं। तो एक अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है, राइट? टोटली डिपेंड्स ऑन द बिजनेस। उसके बाद दोस्तों, मैंने कल आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि असेट्स के बारे में आपको मैंने कुछ बताया था। तो मैंने असेट्स के आपको 2 बाइफिकेशन बताए थे। एक मैंने आपको बताया था फिक्स असेट्स और एक आपको मैंने बताया था करंट असेट्स। इसका एक बाइफिकेशन और है, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स एंड फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस कुछ अजीब सी टर्मिनोलॉजी लगती है, पर मैं आपको बताऊंगा ऐसे असेट्स जिनकी मार्केट में कोई रिसेबल वैल्यू नहीं होती, जिनको अगर मार्केट में हम बेचने जाएं तो उनकी कोई भी रीसेलेबल वैल्यू नहीं होती, उसे बोलते हैं फिक्टिशियस असेट। अब बोलेंगे इसका एग्जांपल क्या? गुडविल। हम लोग नॉर्मली मान के चलते हैं, एक हमने वर्ड यूज करते हैं, यार इसकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है, इसको इजीली पैसे मिल जाते हैं, इसकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है, इसको इजीली माल मिल जाता है टाइम पर। गुडविल एक ऐसी चीज है जो आपकी है तो संपत्ति, पर अगर आप मार्केट में बेचने जाओ तो ये कभी बिकेगी नहीं। इन टिपिकल सेंस अगर मैं से कहूँ तो हम इज्जत नाम से इसको हम डिनोट करते हैं। तो गुडविल इज समथिंग इज रेपुटेशन इन द मार्केट। इसको आप कभी भी बेचने जाओ तो ये कभी बिकेगी नहीं, तो इसकी कोई रिसेलेबल वैल्यू नहीं होती, उसको आप सेल नहीं कर सकते। एक होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप कुछ खर्चे कर देते हैं, उन खर्चों को आप आने वाले कुछ सालों के अंदर क्या करते हैं? रिटर्न ऑफ करते हैं, खत्म करते हैं। एक साथ खत्म नहीं करते, रिटर्न ऑफ करते हैं। तो वो आपके, जब तक वो रिटर्न ऑफ नहीं होते कंप्लीटली, तब तक वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नजर आते रहते हैं। उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी एक्सपेंसेस। तो उनको भी अगर आप बेचने जाएंगे तो कोई आपको पैसा तो मिलेगा नहीं उसका, तो
इसलिए इसकी भी कोई रिसेलेबल वैल्यू नहीं होती है। दोस्तों इसके अंदर मैंने कल आपको फिक्स सेट बताया था कि फिक्स सेट्स क्या होता है, इसके एग्जांपल भी बताए थे मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर। फिक्स सेट की तो बाइफिकेशन और भी है। टेंजेबल फिक्स सेट्स और इनटेंजेबल फिक्स सेट्स। टेंजेबल फिक्स सेट्स वो फिक्स सेट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इनटेंजेबल फिक्स सेट्स वो फिक्स सेट होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। आपको एक एग्जांपल देता हूं, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क। आप पेटेंट्स या ट्रेडमार्क के लोगों को कभी आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, लेकिन इनकी एक वैल्यू होती है, ये फिक्स सेट्स काउंट होते हैं आपके, तो वो कहलाते हैं आपके इंटेंजिबल। टेंजिबल मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल भी दिया था, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये हमारे क्या होंगे, टेंजिबल फिक्स सेट्स। एंड टर्मिनोलॉजी है हमारी परचेज एंड परचेज रिटर्न। सो जब भी आप गुड्स परचेज करते हैं बिजनेस के अंदर, तो आपका परचेज का पार्ट होता है, और जब भी आप उस गुड्स को ड्यू टू सम रीजन अगर वो डिफेक्टिव हो गया, गुड्स से कुछ हो गया, तो उसको अगर आप वापस करते हैं तो वो कहलाता है परचेज रिटर्न। अच्छा, मैं इसमें एक बात आपको ऐड कर देना चाहता हूँ, बिजनेस के अंदर अगर गुड्स आता है तभी वो परचेज कहलाता है। अगर ओनर उन गुड्स को परचेज करके पर्सनल कंजप्शन कर रहा है तो वो ड्राइंग होगी, वो परचेज नहीं काउंट होगा, क्योंकि ओनर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस। एक सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट होता है, इसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर बिजनेस के अंदर गुड्स आ रहे तो परचेज कहलाएगा, अगर वो पर्सनल यूज के लिए परचेज किया जा रहा है तो ड्राइंग्स का पार्ट। 11 टर्मिनोलॉजी होगी हमारी सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। परचेज और परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, दूसरा नाम परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। सेल्स मतलब जो भी आपने गुड्स परचेज किए, उसको फिनिशिंग दी, फिनिशिंग करने के बाद जो भी आपने फाइनल गुड्स तैयार किया, उसको जब आप मार्केट में बेचते हैं उसे बोलते हैं सेल्स। और सेल्स रिटर्न का मतलब क्या हो गया, इन केस अगर वो गुड्स इफेक्टिव हो गया है, कुछ और रीजन हो गया उसके पीछे, अगर वो गुड्स आपके पास वापस आता है तो दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। इसे हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, दूसरा नाम है इसका। 12th टर्मिनोलॉजी है हमारी रिवेन्यू। दोस्तों रिवेन्यू टर्म्स को कभी कभी लोग इनकम से जोड़ देते हैं, रिवेन्यू कभी भी इनकम से नहीं जोड़ेंगे। इनकम इज समथिंग कि आपने जो कुछ बेचा, उसको बनाने में जो लागत आई, उन दोनों के बीच का डिफरेंस इनकम कहलाता है। रिवेन्यू मीन्स जो कुछ भी आपने सामान बेचा, उससे जितना भी आपको पैसा मिला या कहीं और से भी आपकी कोई अर्निंग हुई, उससे जो पैसा आया, दैट इज कॉल्ड आपका रिवेन्यू। सो रिवेन्यू का मतलब जितना भी आपने सामान बेचा या कहीं और से पैसा आया, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू। तो इसके अंदर कभी भी कॉस्ट माइनस नहीं होती है। 13 टर्मिनोलॉजी है हमारी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, जब भी आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं तो आप उसको यूज करते हैं, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है। ऑब्वियसली अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो साल 1.5 साल में उसकी कीमत क्या रह जाती है, कम हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है। इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जब किसी भी एसेट्स को यूज करने की वजह से उसके अंदर वेयर एंड टियर होता है, कुछ भी नुकसान होता है या उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है उसके यूज करने की वजह से, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे, बहुत छोटी टर्म है लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर लेके आती है और बहुत अच्छे नंबर दिलाती है बच्चों को। 14 टर्मिनोलॉजी है हमारी बैड डेट्स। अक्सर कुछ सारे लोग तो अच्छे होते नहीं दुनिया के अंदर, तो कभी कभी जब आप सामान बेचते हैं उधार पर, तो कुछ लोग होते हैं पैसे लेके भाग जाते हैं। पैसे लेके भागने का मतलब है गुड्स खरीदे, पैसा दिया नहीं और भाग गए।
तो वो क्या कहलाएंगे आपके बैड डेट्स। डेट्स मतलब जिनसे पैसा लेना था वो बुरे निकले, जो लोग पैसा लेकर हमारा भाग गए, दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स। 15th टर्मिनोलॉजी है हमारी डिस्काउंट। डिस्काउंट बहुत जनरल टर्म है, हम लोग डेली भाषा में भी यूज करते रहते हैं डिस्काउंट। इसका भी एक अकाउंटिंग के अंदर भी बड़ी जनरल टर्म के रूप में ही यूज होता है। बस हम इसको यहाँ पर समझना होगा कि डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड, एक होता है कैश। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी आप अकाउंट फॉर नहीं करते हैं, कभी बुक्स में काउंट नहीं करते हैं। कैश डिस्काउंट को आप हमेशा बुक्स के अंदर काउंट करते हैं। ये इनवॉइस की वैल्यू में, इनवॉइस जब आप प्रिपेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू में इसको नजर या फिर आप उसको शो करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी आप शो नहीं करते। और लास्ट टर्मिनोलॉजी है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, दैट इज वाउचर। कोई भी ट्रांजैक्शन का सबूत वाउचर कहलाता है। अगर मैं यहाँ से टोल क्रॉस कर रहा हूँ, तो टोल वालों ने मुझे अगर पर्ची दी है, 25 रुपये मैंने उसको पे किया, उसने मुझे पर्ची दी, वो एक वाउचर हो गया। तो एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इज नोन एज वाउचर। तो दोस्तों हमने आज काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज कवर कर ली हैं, धीरे धीरे टर्मिनोलॉजीज और आती जाएंगी और हम इन टर्मिनोलॉजीज को कवर करते चले जाएंगे। और बेसिक टर्मिनोलॉजी आपने समझ ली है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी टर्मिनोलॉजी के अंदर तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको और अच्छे तरीके से आपको ब्रीफ कर सकूँ। दोस्तों कुछ दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट का फ़ोन भी आया और उसने अभी 10th क्लियर किया था, तो 11th में उसने एडमिशन लिया कॉमर्स में। तो ही वॉज वेरी कन्फ्यूज कि उसे कॉमर्स फील्ड में जाना चाहिए, साइंस में जाना चाहिए, आर्ट में जाना चाहिए। तो फील्ड सारी अच्छी होती हैं, सारी फील्ड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कोप रहता है हमारे पास, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कॉमर्स के अंदर स्कोप आपको हमेशा ज़्यादा नज़र आता है। तो उसने मुझसे पूछा था कि बेसिकली सर मैं कहाँ जा सकता हूँ, अगर मैं कॉमर्स ले लेता हूँ विद मैथ तो मैं कहाँ जा सकता हूँ। मैंने उसे बताया भी था कि आप अगर आप कॉमर्स विद मैथ लेते हैं, आप सीए कर सकते हैं, आप सीएमए कर सकते हैं, आप सीएस कर सकते हैं, आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं। आजकल बहुत अच्छी अच्छी प्रोफाइल मार्केट में आ चुकी हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोफाइल आ चुकी है, एक्चुअली के लिए आप जा सकते हैं। तो फाइनेंस का या कॉमर्स साइड का स्कोप का कोई अंत नहीं है, आपका जहाँ इंटरेस्ट बने आप वहाँ जा सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट आप देखते हो, शेयर बाजार देखते होंगे, वहाँ पर भी जरूरत पड़ती है। तो जो भी टर्मिनोलॉजी आप यहाँ पर सीख रहे हैं, जो भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, ये जनरलाइज टर्म्स हैं और ये आप हर जगह देखेंगे। तो कॉमर्स के दरवाजे हर जगह खुले हुए हैं। कॉमर्स वाले स्टूडेंट को कहीं भी कभी भी दिक्कत नहीं आएगी अगर उसका इंटरेस्ट एरिया उसको पता लग जाए। कुछ बच्चों को एमबीए समझ में आता है फाइनेंस के अंदर, सीए समझ में नहीं आता है, तो नहीं करते हैं। तो आप, इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपके अंदर कैलिबर कितना है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। पर इसकी कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। आप अपनी कंसल्टेंसी फॉर्म शुरू कर सकते हैं, जीएसटी मार्केट के अंदर है, इनकम टैक्स है। आप देयर इज नो स्कोप, आप स्कोप की चिंता मत कीजिए। आपने अगर कॉमर्स लिया है, अपना इंटरेस्ट एरिया निकालिए और इंटरेस्ट एरिया निकालने के बाद आप अपनी फील्ड चुनिए। अगर आप इसके बारे में और डिस्कशन करना चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझसे कर सकते हैं पर्सनली भी। आपके पास मेरा नंबर भी है और मेरी मेल आईडी भी, और हम कमेंट्स के थ्रू भी लिंक रह सकते हैं, तो आप कभी भी मुझसे इस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। दोस्तों अब अकाउंटिंग आई, हर एक चीज़ का एक प्रिंसिपल होता है। चाहे आप साइंस के कुछ नियम ले लें, उनके ऊपर भी प्रिंसिपल्स बने हुए हैं। कोई भी घटना घटती है तो उसका भी एक प्रिंसिपल होता है। ऐसे अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसे बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं दोस्तों, accounting principle covers concepts and conventions both। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर कंसेप्ट्स भी आते हैं और कन्वेंशन।
इन दोनों को मिलाकर ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रिंसिपल बना नहीं और बिना प्रिंसिपल के बेसिस पर आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो। ऑब्वियसली कुछ सेट ऑफ रूल्स ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है, दैट इज जनरलाइज, वो एक जर्नल है, वो सबको फॉलो करने होंगे। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा उसके पीछे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होंगे ही होंगे। कभी भी अकाउंटिंग होगी तो उसके पीछे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होंगे ही होंगे। तो पहले हम कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है आपका ओनर और आपका बिजनेस, ये दोनों अलग अलग। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर ओनर बिजनेस में कैपिटल पैसा डालता है तो कैपिटल कहलाता है, और अगर वो बिजनेस से पैसा निकालता है तो ड्राइंग कहलाता है। तो जब भी ओनर पैसा डालेगा या निकालेगा, बिजनेस के अंदर वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी। हालांकि वो सारा कुछ बिजनेस ओनर का है, लेकिन अगर आप बिजनेस के अंदर कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, बिजनेस के गुड्स उठा लेते हैं। अब मेरी अगर मान लो लेट सपोज, अगर मेरी कोई भी एक मेडिकल शॉप है लेट सपोज, ठीक है, मैं उसका ओनर हूँ। अगर मैं रोज के रोज उस मेडिकल शॉप से दवाइयाँ उठा उठा कर अपने घर ले जाऊँगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, मेरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसको शो करने के लिए ये प्रिंसिपल बनाया गया है कि अगर ओनर कोई भी एक्टिविटी बिजनेस के अंदर करता है पर्सनल यूज के लिए, उसको भी बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड एज अ ट्रांजेक्शन किया जाए। बिजनेस और ओनर दोनों क्या है, अलग अलग चीजें। अगला आता है हमारा मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपका क्या है? जितनी भी ट्रांजेक्शन आपकी बिजनेस के अंदर होती हैं, दैट शुड बी रिकॉर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी ओनली। ऑब्वियसली ये बहुत एक जनरलाइज कंसेप्ट है कि कोई भी ट्रांजेक्शन को आप पहले मनी के टर्म्स मेजर करोगे। अब कोई भी चीज़ होती है वो क्वांटिटी के बेसिस पर या अमाउंट के बेसिस पर मेजर किया जा सकता है, क्वालिटी के बेसिस पर तो मेजर नहीं किया सकता। मेरा अकाउंटेंट बहुत अच्छा है, उसको मैं बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने अकाउंटेंट को 50,000 रुपये सैलरी देता हूँ, मैं उसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ। एवरीथिंग शुड बी रिकॉर्ड, एवरीथिंग शुड बी इवेल्यूएट इन टर्म्स ऑफ मनी। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, वन इज डेबिट, वन इज क्रेडिट। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा अभी से डेबिट और क्रेडिट को पढ़ा दिया गया, नहीं अभी कुछ नहीं पढ़ाया गया। अब मान के चलिए मैं एक आदमी हूँ, मेरे दो हाथ हैं, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट। दीज आर द साइड्स ऑफ अकाउंट ओनली। आप इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इनका कुछ ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर द साइड्स ऑफ अकाउंट्स ओनली। फिलहाल मान के चलिए हर एक ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट आते हैं। अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो उसमें एक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा होगा तो दूसरा अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा होगा, तभी अकाउंटिंग मैच होगा। और ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहता है कि आपके हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, डेबिट और क्रेडिट। अगर वो एक लेजर डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, आपका क्रेडिट हो रहा होगा। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि कोई चीज डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। अगर एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी क्या होगी, पैरेलली क्रेडिट भी होगी। उससे अगला आता है हमारा गोइंग कंसर्न। कभी भी आप बिजनेस खोलते हैं तो कभी भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खोलते हैं कि आप ये बिजनेस को अभी बंद कर देंगे। हम हमेशा उम्मीद करके चलते हैं जब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कि ये लंबे समय तक चलेगा, इसकी कोई लाइफ, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। उसे हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि जब भी आप अपना बिजनेस खोलेंगे तो आप रिज्यूम करके चलेंगे कि ये बिजनेस एक लॉन्ग पीरियड तक जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहते हैं? आपने कोई एसेट आज खरीदा, लेट सपोज आपने एक बिल्डिंग खरीदी आज, वो 1 करोड़ रुपए की थी। अब 10 साल बाद ऐसा तो है नहीं इस बिल्डिंग की कीमत 1 करोड़ रुपए रह जाएगी, ऑब्वियसली अप्रिशिएट होगी लैंड के साथ साथ।
तो कल को अगर ये 5 करोड़ की भी जाते तो ऐसा नहीं है कि आप अपने बुक्स के अंदर इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। कभी भी बुक्स के अंदर चीज़ें मार्केट वैल्यू पे नहीं है, ये हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है, मतलब जिस कॉस्ट पे आपने उसको परचेज किया था। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है जिस कॉस्ट पे आपने एसेट्स को परचेज किया है उसी पे आप उसको रिकॉर्ड करोगे, मार्केट वैल्यू पे आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते। अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट है कि आपको जैन टू दिसंबर या अप्रैल टू मार्च में से एक पीरियड सेलेक्ट करना होगा अपने लिए जिसमें आप अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। तो अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट हमें बताता है कि आपको कौन सा ईयर सेलेक्ट करना है, या तो आप जैन टू दिसंबर कीजिए या अप्रैल से मार्च कीजिए। इट इज़ टोटली लाइक कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। तो अकाउंटिंग ईयर मतलब कि आपको ईयर डिफाइन करना होगा जिसमें आप अपने सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। अगला आता है मैचिंग, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कभी कभी बच्चों को थोड़ा ट्रिकी लगता है पर ऐसा कुछ है नहीं, लैंग्वेज में देखा जाए तो थोड़ा सा ट्रिकी लगता है पर वैसा कुछ है नहीं। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अगर कोई कॉस्ट इस साल की है तो उससे रिलेटेड रेवेन्यू भी इस साल ही बुक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि रेवेन्यू तो बुक कर लिया, उसकी कॉस्ट क्या कर दिया हमने, डिफर कर दिया अगले साल में। तो अगर आपकी कोई कॉस्ट हुई है, इंकर्ड हुई है, तो उससे रिलेटेड रेवेन्यू भी आपको इसी साल बुक करना होगा। कॉस्ट है, इनकम नहीं है, मैच नहीं करेंगी चीज़ें। मैचिंग कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना। अगर आपने पैसा लगाया है तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं रेवेन्यू हुआ हो, आप उसको डिफर नहीं कर सकते अगले साल। तो अगर आपकी कॉस्ट हुई है तो उसको आपको अपने रेवेन्यू से मैच भी करना पड़ेगा। रेवेन्यू है तो कॉस्ट से मैच भी करना पड़ेगा। लास्ट आता है हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है जब आपको इनकम रियलाइज हो जाए तब आप उसको रिकॉर्ड करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पैसे आज मिल गए तो आपने उसको क्या कर लिया, इनकम मान लिया। एडवांस में मिला तो आपने उसको इनकम मान लिया। जब आपकी इनकम ड्यू हो जाए तब आपको उसको रिकॉर्ड करना है। ये आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है। बेसिकली दोस्तों ने सारे कॉन्सेप्ट आज पढ़े हैं। बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, ड्यूअल एस्पेक्ट, गोइंग कंसर्न, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग ईयर, मैचिंग कॉन्सेप्ट, रिलेशन कॉन्सेप्ट। अब आते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस पर। हम लोग अकाउंटिंग कन्वेंशन स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस पहला आता है हमारा कंजर्वेटिज्म। दोस्तों कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्वेटिज्म का मतलब हो गया बहन की शादी करनी है 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो पापा क्या करते चलते हैं मेरे से, फ्यूचर में होने वाले खर्चे को आप प्रोविजन अभी बना के चलते हैं। तो आप क्या करते हैं, पापा हर साल कुछ ना कुछ सेविंग करते हैं ताकि बहन की शादी हम टाइम पर कर सकें। तो कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन हमें कहता है कि आप फ्यूचर में होने वाले खर्चों का प्रोविजन बना सकते हैं। ऐसे खर्चे जो आपके फ्यूचर में होंगे ही होंगे उनके लिए आप आज प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये खर्चों के साथ कर सकते हैं, इनकम के साथ नहीं। इनकम को आप, इनकम के लिए ना तो कभी कभी प्रोविजन बनेगा, ना उसको आप तब तक रियलाइज करेंगे बुक में जब तक वो ड्यू नहीं हो जाती। इनकम के लिए उसका ड्यू होना जरूरी है, लेकिन खर्चों के लिए उनका ड्यू होना जरूरी है। उनके लिए पहले उसका प्रोविजन बनाया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए आप क्या करेंगे, अभी से सेविंग करके चलेंगे फ्यूचर के लिए। दूसरी कन्वेंशन है हमारी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कन्वेंशन हमारी क्या कहती है, अगर आपने एक मेथड फॉलो कर लिया है अकाउंटिंग करने का, तो आगे भी आपको आने वाले सालों में वही मेथड फॉलो करना है। ऐसा नहीं कर सकते ना, आज ये फॉलो कर लिया, कल ये फॉलो कर लेंगे, परसों ये फॉलो कर लेंगे। आप देखते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, स्टैट्स के अंदर आप पढ़ते होंगे मीन, मीडियन, मोड, सबके रास्ते अलग अलग हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं,
आपने अगर इस साल एक मेथड यूज़ किया है, बेसिकली हम ये चीज़ें नॉर्मली हम डेप्रिसिएशन के लिए यूज़ करते हैं। डेप्रिसिएशन के अंदर हमारे मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड। तो अगर आपने एक साल स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर लिया है तो अगले साल भी आप स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज़ करेंगे। अकाउंटिंग के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगला आता है हमारा मटेरियलिटी कन्वेंशन। मटेरियलिटी मतलब जो चीजें आपके लिए मटेरियल है बिजनेस के अंदर, मटेरियल मतलब जो काम की है उसी को ही रिकॉर्ड करें। जो आपके काम की नहीं है उसको रिकॉर्ड करके कोई फायदा नहीं है। इसका एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। मेरा अकाउंटेंट, मैंने आपको बताया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन वो बात मेरे लिए मटेरियल नहीं है। लेकिन मैं अगर अकाउंटेंट को सैलरी दे रहा हूँ 50-60 हज़ार रुपये, वो बात मेरे लिए मटेरियल है, तो मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा। तो खाली मटेरियल ट्रांजेक्शन्स को ही हमें रिकॉर्ड करना है, इमटेरियल ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड नहीं करना। लास्ट कन्वेंशन आती है हमारी फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या हो? सब कुछ बताना है आपको। अकाउंट्स के अंदर आप कुछ छुपा नहीं सकते। आप देखते होंगे आजकल बहुत स्कैम आते हैं, एक से एक बड़े स्कैम निकल के आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं किया जाता, अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया जाता है। तो फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन आपकी कहती है कि आपको हर एक चीज़ डिस्क्लोज करनी है। कैसे डिस्क्लोज करनी? सर हमारा तो केस चल रहा था एक, अब बताओ उस केस को कैसे डिस्क्लोज करें? नहीं दोस्त, उस केस को भी आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोज करना पड़ता है। अकाउंटिंग टर्म्स में नहीं करोगे तो नोट टर्म्स में करोगे। आप उसको नोट बनाते हैं या अपने फाइनेंशियल तैयार करते हैं। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि आपको सारी चीजें अपनी डिस्क्लोज करनी है अकाउंटिंग में। तो दोस्तों आज हमने सारी टर्मिनोलॉजी खत्म कर ली है, सारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कवर कर लिए हैं, और नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी अकाउंटिंग इक्वेशन की, जिसको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। उसको हम जब ब्रीफ में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि अकाउंटिंग के अंदर ड्यूअल कंसेप्ट है वो कैसे आया, कैसे हम चीज़ों को दो जगह रिकॉर्ड करते हैं, कैसे चीज़ों को दो जगह इफेक्ट आता है। अकाउंटिंग इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अकाउंटिंग को समझने के लिए भी। जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन को आप समझ लेते हैं तो आप इजीली चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो अगली क्लास में हम अकाउंटिंग इक्वेशन को कवर करेंगे। वो पूरी हमारी क्लास अकाउंटिंग इक्वेशन पे रहेगी। मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा उसके ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट पूछना है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। आप चाहें तो अपने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। वीडियो बाय वीडियो हम और भी चीज़ें कवर करते चले जाएंगे, और आप एक टाइम ऐसा आ जाएगा आप देखेंगे कि अकाउंटिंग आपके टिप्स पर आ चुकी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम अकाउंटिंग इक्वेशन को कवर करेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय।